तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए हम लोग आगे की और क्लास करते हैं। आगे क्लास जो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कल जो हम लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे, कल के हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे यहाँ तक कि अनुमान विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इतना तक हम लोग कल जान चुके थे और इसकी आवश्यकता आपको जानने की नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ हम लोग को यहाँ बता दें कि जो महत्वपूर्ण है और जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाएंगे, तो Cl जो है क्या है, Cl एक गैस है। क्लोरीन क्या है, जो पूछा है क्लोरीन जो Cl क्या होता है, Cl के बारे में थोड़ा बता दें कि Cl जो है एक गैस होता है। Cl क्या है, क्लोरीन क्या है, गैस है। जो Cl है क्लोरीन का क्या है, सूत्र है ये, और यह सामान्य ताप पर और सामान्य दाब पर, क्लोरीन जो होता है सामान्य ताप और सामान्य दाब पर, ठीक है, सामान्य ताप और सामान्य लिखेंगे दाब पर, ये ठीक है Cl अवस्था में पाएगा। लेकिन और Cl2 में भी पाया जाता है, और Cl2 जो हो गया क्या, ये गैस का रूप हो गया, और सामान्य ताप और नॉर्मल ताप और ताप जो क्या वो Cl रूप में ही रहती है। यदि हम देखेंगे जो Cl है, इसका जो उपयोग देखेंगे, जो क्लोरीन है एक गैस है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, क्लोरीन एक गैस है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो प्यारे बच्चों कीटाणुनाशक में, कीटाणु को नाश करने के लिए। यदि पिए जल में, शुद्ध जल में क्या जल यदि गंदगी हो तो जल को शुद्ध करने के लिए हम क्या होता है, उस गैस में Cl2 मिला देते हैं। जो Cl होते हैं क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन मिला देते हैं, मिला देने पर जो इसमें क्या होंगे कीटाणु की जो इसमें कीटाणु की संख्या होंगी, यानी सूक्ष्म जीवों की जो संख्या होंगे, सूक्ष्म जो जीव होंगे क्या होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, और उसको हम छान के क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध करके उस पानी को पी सकते हैं। तो फिर क्या हो गया, पहला उपयोग में देखेंगे पिए जल को शुद्ध करने में, जो पिए जल है, पीने वाले जल को क्या शुद्ध करने में जो है किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो है इसका और भी उपयोग है, तो कपड़ों एवं जो कागज को विरंजक करने में, जो कपड़ा होता है और जो कागज होता है, कपड़ा को और जो कागज होता है इसको हम क्या करते हैं, विरंजक करने में भी करते हैं। कपड़ा और जो कागज उसको विरंजक करने में भी करते हैं, और उसके साथ साथ जो Cl जो होते हैं इसको हम लोग क्या विरंजक करने में करते हैं। अब देखो विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक जो चूर्ण होते हैं क्या होती है, विरंजक चूर्ण, तो इसका रसायन सूत्र क्या होता है, जो विरंजक चूर्ण होता है इसका रसायन सूत्र क्या है, Ca, ठीक है, ClO होता है या OCl होता है, इसका हॉल 2 होता है। ये जो क्या है फिर जो ये विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का क्या रसायन सूत्र है, ठीक है। जो इसका जो दूसरा नाम क्या होता है, जो विरंजक चूर्ण इसका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, जो विरंजक चूर्ण है इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैल्पो, ठीक है, हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होती है हाइड्रोजन। अब देखो इसके साथ साथ जो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है। तो फिर जो हाइड्रोजन गैस का जो उपयोग होता है कहाँ होता है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। यदि हेबर विधि से हमें क्या अमोनिया बनाना हो तो उसमें भी हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, और हालांकि जो बहुत जगह हम लोग हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। यदि हमें हेबर विधि द्वारा क्या बनाना, अमोनिया बनाना हो, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, फिर जो NH3 होता है, ये अमोनिया का सूत्र होता है। ये जो है अक्सर जो आपको ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अमोनिया जो है क्या, उसका सूत्र क्या NH3 होता है। ये जो है इसका जो उपयोग होता है क्या होता है, मतलब यदि हमें क्या हो हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाना हो तो हमें क्या होगा, जो H होता है हाइड्रोजन, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और जो है वनस्पति घी बनाने में क्या होता है, वनस्पति घी बनाना हो, वनस्पति घी बनाने में भी हम लोग क्या है हाइड्रोजन गैस का ही उपयोग करते हैं। क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस है उसका उपयोग करते हैं। तो चलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो अनुमान विधि द्वारा संतुलित हो चुका है, संतुलित आपको बता चुके हैं। या दो KCl है या पोटेशियम क्लोरीन है, तो इसके बारे में तो बता चुके हैं कल की क्लास में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण के उपयोग, हम लोग रासायनिक समीकरण का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। रासायनिक जो समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण का उपयोग हम लोग से लाभ क्या होते हैं, यदि हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे कि रासायनिक समीकरण से, यानी रासायनिक समीकरण के उपयोग को लिखे, यानी रासायनिक समीकरण के उपयोग जो उससे लाभ को लिखे, जो रासायनिक समीकरण होता है उससे हमें क्या लाभ होता है, उस लाभ को हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं, क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस में लिखते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें समय के साथ साथ जो है, समय के साथ साथ जो हमें क्या, समय की बचत होती ही है, उसके साथ साथ जो क्या होती है, हमें जो है जगह की भी बचत होती है। और जो है समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने से हमें जो है समय की बचत, जगह की बचत, और जो है लिखना क्या होता है, बहुत आसान होता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने से क्या होता है, आसान होती है, इसमें समय की बचत होती है,
इसमें जगह की आवश्यकता कम होती है। 3 को हम याद दे चुके हैं, 3 को लाभ हम लोग याद दे चुके हैं। अगला में बोले कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की जो एक निश्चित मात्रा के जो निर्माण के लिए जो है आवश्यक अभिकारक होते हैं, अभिकारक के द्रव्यमान, अभिकारक जो होता है उसके जो द्रव्यमान, तो प्यारे बच्चों ये जो मेरा क्या अभिकारक है, तो इसका द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान यानी इसका क्या वजन, क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान यानी क्या, इसका वजन, ठीक है, इसका द्रव्यमान यानी क्या, इसका वजन की गणना ठीक की जा सकती है। बड़ा रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण का उपयोग करने से अभिकारक में जो अभिकारक के द्रव्यमान यानी और जो अभिकारक है उसका वजन कितना है, कितने अणुसूत्र है, कितने परमाणु है, उसकी संख्या हम लोग क्या ठीक हमें क्या पता चल जाता है। अभिक्रिया से हमें पता नहीं चलता है, रासायनिक समीकरण से हमें पता चल जाता है, रासायनिक अभिक्रिया से हमें पता नहीं चलता है। रासायनिक समीकरण से ये नहीं पता चलता है कि अभिकारक में कितना परमाणु भाग ले रहा है और प्रतिफल में कितना बनेगा, दोनों हम लोग का क्या प्राप्त नहीं होते हैं। बट रासायनिक समीकरण से हमें क्या होता है कि कितना परमाणु कितना अणु या कितना परमाणु भाग लेते हैं और उसका वजन, मतलब कितना परमाणु कितना जो है अणु भाग लेता है, हमें उसकी ठीक जानकारी मिल पाती है। तीसरा हो गया संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। तीसरा हो गया क्या, यदि हम क्या रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या, यदि हम अपने देश में पढ़ते हैं जो रासायनिक समीकरण पढ़े तो विदेश में हमें क्या रासायनिक समीकरण वही पढ़ने को मिलेगा। तो क्या जैसे हमारे हमें क्या मैं क्या इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो यदि चाइना में जाएंगे या अमेरिका में जाएंगे तो हमें क्या दूसरे रासायनिक समीकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं रासायनिक समीकरण का जो है उपयोग जो है विश्व भर में किया जाता है। तीसरा क्या ऑप्शन हो गया, विश्व भर, जो विश्व भर होता है विश्व भर में इसी रासायनिक उपयोग का क्या प्रयोग किया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण की सीमाएं, ठीक है, रासायनिक समीकरण जो इसकी सीमाएं क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण जो सीमाएं होती है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। हालांकि जो एग्जाम में आपको यहाँ पूछा नहीं जाएंगे, एग्जाम की दृष्टि से जो नहीं है, लेकिन जानने के लिए जरूरी है। तो आपको बता दें कि रासायनिक जो समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की जो है क्या भौतिक अवस्था, जैसे ठोस, द्रव और गैस, भौतिक अवस्था जो है क्या ठोस, द्रव और गैस की जानकारी प्राप्त होती है। बोला रासायनिक समीकरण की जो क्या सीमा है, यदि रासायनिक समीकरण से देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया से देखेंगे तो क्या है, जो भौतिक अवस्था में ठोस या द्रव या गैस में पता नहीं चलेगा। बट रासायनिक समीकरण से हम देखेंगे तो क्या हमें भौतिक अवस्था, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था, तीनों के तीनों अवस्था में क्या होंगे, हमें तीनों के तीनों अवस्था की जानकारी प्राप्त होंगे। जैसे अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या जो अवशोषित उष्मा की जानकारी हमें क्या होता है, जानकारी रासायनिक समीकरण से ही नहीं हो पाती है। बोला कि अभिक्रिया की जो फलस्वरूप, अभी जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया में बोला उत्सर्जित या अवशोषित, मतलब क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है, ठीक है, उष्मा जो है उष्मा का क्या क्षय हो रहा है या उष्मा का निर्माण हो रहा है, हमें क्या है इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। अर्थात जो है क्या रासायनिक क्या समीकरण यह जानकारी नहीं देता है, जो रासायनिक समीकरण जो क्या यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। यह हमें जानकारी नहीं देता है कि रासायनिक जो अभिक्रिया है कि उष्माशोषी है कि उष्माक्षेपी है। बट हमें क्या होता है, रासायनिक समीकरण से यह बात हमें पता चल पाती है। जो रासायनिक समीकरण होता है उससे यह बात क्या आसानी से चल पाती है। तीसरा में तीसरा में कहा गया है कि रासायनिक समीकरण से जो है पता, ठीक है, पता नहीं चलता है कि जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चल पाता है कि अभिक्रिया, ठीक है, किन दशाओं यानी दाब, ताप, आंद्र, सांद्र जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि से संभव है। बोले रासायनिक समीकरण से पता नहीं, रासायनिक समीकरण होते हैं उससे पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया जो है किन दशा में, चाहे दाब में या ताप में, किन दशा में जो है क्या होता है, ताप में, दाब में, किन दशा में क्या होता है, किन दशाओं में क्या होता है, किन दशाओं में क्या हो रहा है, दशा में क्या होता है, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में या किसकी दिशा में क्या संभव हो सकता है। चौथा में कहा गया रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग, जो रासायनिक समीकरण होता है अभिक्रिया वेग के संदर्भ में, अभिक्रिया होती है उसका वेग के संदर्भ में क्या होते हैं, जानकारी नहीं देती है, संदर्भ में क्या जानकारी हमें नहीं देती है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोटक के जो है साथ होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में विस्फोटक होती है, जैसे बम वाले जैसे नहीं होते उसके जैसा हो जाती है। परंतु कुछ रासायनिक समीकरण से इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है, कुछ रासायनिक समीकरण से इस बात का भी जानकारी नहीं हो पाती है कि विस्फोट होगा कि नहीं होगा। छठा में कहा गया है समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है, समीकरण जो है यह जानकारी भी नहीं देता है कि अभिक्रिया में बोला अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई या कितनी प्रतिफल में बचा है या कितनी जो है क्या उत्पाद में कितनी प्रतिफल बचा है या कितना अभिकारक में है, इसके लिए हमें जानकारी नहीं देती है।
आगे बोलेंगे रासायनिक समीकरण को जो है क्या, रासायनिक जो समीकरण है उसको क्या ना उपयोगी बनाना। बोला रासायनिक समीकरण हम उपयोगी बनाते हैं, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना, यानी रासायनिक जो समीकरण है उसको हम लोग कैसे अपने घरेलू उपयोग में ला सकते हैं। दिनचर्या जो है हम लोग का रोजमर्रा का जो कार्य होते हैं या दिनचर्या के जो कार्य होते हैं, हम दिनचर्या के कार्य में कैसे रासायनिक समीकरण को क्या उपयोगी में बना सकते हैं, उपयोगी में ला सकते हैं। तो पहला में कहा गया रासायनिक समीकरणों की जो सीमाओं को दूर करने के लिए, जो रासायनिक समीकरण होती है उसकी सीमा है, उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो सीमा होती है, उसकी जो कंडीशन है, उसे दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको उपयोग में लाने, ठीक है, मानव जीवन के उपयोग में लाने का क्या प्रयास किया जा रहा है, मानव जीवन के उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें कहा गया अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देता है। जो क्या देता है, अभिक्रिया, अभिकारक और प्रतिफल, मतलब अभिकारक में और प्रतिफल में, ठीक है, जैसे कि मेरा क्या अभिकारक है, ये क्या प्रतिफल है, तो अभिकारक और प्रतिफल में, अभिकारक और किसमें, प्रतिफल में हम क्या देते हैं, भौतिक, ठीक है, मतलब भौतिक अवस्था की क्या है ये जानकारी देते हैं। दूसरा में बच्चों आगे जानना है हमें, जैसे कि यहाँ देखना है कि कौन कौन सा है, ठीक है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है ये, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या ऑक्साइड बना है और CO2 बना है। तो Zn में जिंक हो गया, क्या H2SO4 हो गया, क्या ये H2SO4 जो क्या हाइड्रोक्लोरिक क्या तनु H2SO4 जो है हम लोग का है जैसे H2SO4, ठीक है, H2SO4 प्लस क्या जिंक, क्या जिंक SO4, इस प्रकार से क्या है, इस पर हुआ है। तो देखो दूसरा में कहा गया उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। बोला उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी हमें क्या देता है, जानकारी देता है कौन, उष्माक्षेपी और जो उष्माशोषी है उसका भी हमें जानकारी कौन देता है। तो क्या यदि हम रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाएंगे तो हमें क्या होगा, उस रासायनिक जो समीकरण होते हैं ये उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी, इसका भी हमें जानकारी देती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित, ठीक है, उष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण के द्वारा ही दी जाती है। बोला क्या रासायनिक समीकरण के द्वारा, उसके द्वारा ही जाती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए जो है समीकरण के दाईं ओर जो उष्मा, ठीक है, तथा बोला उष्माशोषी के लिए क्या होता है, समीकरण के बाईं ओर क्या उष्मा का प्लस उष्मा लिखा जाता है। जैसे प्यारे बच्चों आगे कहा गया Ca, ठीक है, Ca प्लस क्या O2, Ca प्लस क्या O2 को रिएक्शन करने पर, Ca प्लस O2 को रिएक्शन करने पर क्या है, उष्मा बना है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना है प्लस क्या बना है, उष्मा बना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना है प्लस क्या है, उष्मा बना है। ठीक है, जैसे N है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को क्या होने पर उष्मा बना है और क्या बना है, NO2 बना है, यानी क्या N2NO बना है। तो ये क्या उष्माशोषी है, ये क्या है उष्माक्षेपी है। इसमें जो उष्मा का निर्माण हुआ है, इसमें क्या उष्मा का क्या निर्माण हुआ है, इसमें उष्मा का निर्माण हुआ है, बट इसमें उष्मा पहले ही था। जो NO क्या N को और ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को क्या होता है, उष्मा के उष्मा रखने पर क्या होता है, NO बना है। ठीक है, क्या बना है, NO बना है। तो इसमें क्या है, इसमें जो प्यारे क्या है, जो उष्मा है, उष्मा का क्या इसमें निर्माण हुआ है और इसमें उष्मा का क्या होता है, क्षय हुआ है। यदि पूछे कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो प्यारा जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया से क्या समझते पूछे जाए कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें उष्मा का क्या उत्सर्जन होता है या उष्मा का निर्माण होता है, और उष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या जो उष्मा होता है उष्मा का क्षय होता है या उष्मा का क्या नुकसान होता है। देखो आगे जो है इस बात का भी हमें जानकारी देता है, जो है यह इस बात का भी जानकारी देता है कि अवक्षेप क्या बनने के लिए, अवक्षेप बनने के लिए, मतलब अवक्षेप बनने की जानकारी रासायनिक हमें क्या देता है, ये समीकरण हमें रासायनिक समीकरण यह भी जानकारी देता है कि अवक्षेप बनेगा, ठोस बनेगा, द्रव बनेगा, क्या की गैस बनेगा, क्या अवक्षेप बन रहा है, इस बात का भी हमें क्या जानकारी देता है। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बोला है, तो प्रतिफल अवक्षेप के रूप में क्या होता है, पृथक हो जाता है, अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, अवक्षेप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है या अवक्षेप के रूप में आ जाता है, तो उस प्रतिफल का जो सूत्र या संकेत जो होता है उसके बाद जो हम लोग क्या ऐसे देंगे, अवक्षेप बनने का मतलब चिन्ह। यदि कभी भी क्या बना है, प्रतिफल में अवक्षेप बन रहा है, प्रतिफल में क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, तो तीर का निशान क्या नीचे क्यों आएगा। कभी भी क्या बना है, जैसे AgCl का यह अवक्षेप है, कभी भी यदि अवक्षेप बन रहा है तो क्या हुआ, जैसे Ag क्या सिल्वर क्लोराइड जो है इसका जो बन रहा है Ag, तो हमारे क्या, तो हमारे पास क्या होगा, तीर का जो निशान होगा नीचे की ओर, तीर का निशान क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तीर का निशान जो नीचे की ओर, इसका मतलब जान लीजिएगा कि क्या यहाँ जो है अवक्षेप बन पा रहा है, क्या बन रहा है, ये जो अवक्षेप बन रहा है। अगली क्रिया में है 5 नंबर में, अभिक्रिया की शर्तें जो है, शर्त की जानकारी, अभिक्रिया किस शर्त से गुजरा है, अभिक्रिया जो है शर्त की जानकारी हम क्या देता है, रासायनिक समीकरण भी देता है। इसकी जानकारी के लिए ठीक है, समीकरण के प्रयुक्त होने वाली जो तीर चिन्ह की जो है ऊपर जो है ताप, ठीक है, नीचे जो है क्या, नीचे जो दाब होता है, ऊपर जो है क्या दाब, ताप, सांद्र, उत्प्रेरक आदि के शर्तें दी जाती है। जैसे कि अभिकारक है और इसका क्या प्रतिबल है, तो बीच में जो तीर का निशान है हम लोग क्या लाएंगे, ताप या दाब लाएंगे। ताप और दाब यदि मतलब क्या है, तो हमें क्या देता है,
ताप और दाब होने से हमें किस बात का जानकारी देता है कि अभिक्रिया की शर्त की जानकारी देता है। ये किस शर्त से गुजरता है कि ताप से जाके ताप से की दाब से की उत्प्रेरक से गुजरता है। आगे प्यारे बच्चों हमारे पास जो है हमारे साथ जो इसके साथ साथ जो आगे चलेंगे अभिक्रिया की उत्क्रमणिता। अभिक्रिया जो है अभिक्रिया की उत्क्रमणिता की जानकारी भी देता है। क्या जो है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोग रासायनिक समीकरण से हमें क्या है जो रासायनिक समीकरण है उससे हमें क्या अभिक्रिया की जो उत्क्रमणिता होते हैं इस बात का भी जानकारी देता है। तो उत्क्रमणि जो होते क्या होते हैं उसकी बात का जानकारी प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि यहाँ दिया है ये जो उत्क्रमणि होती है जैसे N+O2 ठीक है N+ क्या हो गया N2+ क्या आता है क्या H2 को रिएक्शन करने पर क्या होगा ये जो तीर का निशान होगा प्यारे बच्चों आगे और पीछे ठीक है तीर का जो निशान होगा क्या होगा ऐसा होगा। उत्क्रमणि का चिन्ह ऐसा होता है यानी क्या होता है इस पदार्थ से जो है यानी इसका मतलब ये है यदि N2+O2 को क्या करेंगे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा NH3 बनेगा। क्या बनेगा NH3 बनेगा यानी अमोनिया बनेगा। NH3 क्या बनेगा अमोनिया बनेगा और अमोनिया को हम क्या खंड करेंगे अमोनिया को खंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा N2 और H2 बन जाएगा। N2+ क्या बनेगा O2 बनेगा। ठीक है इस बात का हमें क्या जानकारी देता है इस ये जो चिन्ह है ये चिन्ह हमें ये देता है कि यह क्या जो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आपको ये पूछा जाए इस तरह का जो है क्या अभिक्रिया दे दे रासायनिक अभिक्रिया आप पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण दे दे और बीच में यह चिन्ह आ जाए तो बता देंगे आप क्या है तो आप बता देंगे अच्छी तरह से कि जो है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया क्या है उत्क्रमणीय है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण की जो है क्या विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं इसके बारे में ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही विविया है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो है यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम याद दिलाते चैप्टर का नाम क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और रासायनिक समीकरण के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। क्या रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक जो समीकरण होते हैं इसके बारे में ही हमको सिर्फ पढ़ने को मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में हमें अच्छी तरह से जान लेना है। तो विभिन्न प्रकार की जो कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है या यह संयोजन या जो है संश्लेषण अभिक्रिया है। तो संश्लेषण नाम जो इतना फेमस नहीं है बट जो है यहाँ संयोजन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और संयोजन अभिक्रिया से जाने जाते हैं। किस अभिक्रिया से जाते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है या संयोजन अभिक्रिया सब क्या समझते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में बहुत बार जो है ये पूछे जा चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया सब क्या समझते हैं। तो प्यारा जो ये उसके बारे में समझिए और उसके बाद खुद डेफिनेशन को बनाने की कोशिश कीजिए। पहले समझिए संयोजन अभिक्रिया क्या है उसको खुद से बनाने की प्रयास कीजिए आपको जो क्लियरली जो है याद हो जाएगा। तो संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया हम लोग क्या रहेंगे संयोजन अभिक्रिया ठीक है संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया ठीक है वह जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ लिखेंगे क्या रहेंगे संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। परस्पर संयोग करके परस्पर मिलके संयोग करना मतलब मिलना परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा उसे हमने क्या बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। बट ध्यान रहे जो वो नए जो पदार्थ बनेगा वो अभिकारक से बिल्कुल क्या होगा भिन्न होगा। इसी के साथ जो है आगे चलेंगे। देखो जैसे हमारे पास जो है क्या ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग ठीक है। जैसे कार्बन है यहाँ ऑक्सीजन इसके बीच में संयोग करने पर संयोग मतलब इसको मिलाने पर संयोग करने पर या जोड़ने पर इसको मिलाने पर ठीक है मिलाने पर CO2 बना। क्या बना CO2 बना। प्यारे बच्चों ये देखेंगे CO2 जो है बिल्कुल क्या है ये दोनों पदार्थ से क्या होता है भिन्न है। तो CO2 क्या है दोनों पदार्थ से क्या है भिन्न है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया ये तो आगे गैस है लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। इन दोनों पदार्थ से क्या होगा उसका गुण उसका मूल उसका रंग रूप क्या है बिल्कुल इससे क्या होता है भिन्न होता है। भिन्न क्या होता है बिल्कुल अलग होते हैं। मैग्नीशियम एवं जो ऑक्सीजन के साथ जो यदि करेंगे मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के साथ संयोग करने पर क्या होता है मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर जो मैग्नीशियम होता है Mg जो होता है ठीक है मैग्नीशियम यानी Mg जो होता है इसको वायु में जलाने पर किसमें वायु में जलाने पर जो है क्या वायु में जलाने पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO ठीक है। क्या होता है क्या MgO बनता है ठीक है जो सफेद चूर्ण प्राप्त होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें क्या MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसका क्या हमें सफेद क्या चूर्ण प्राप्त होती है। तो मेरा जो इसके साथ ध्यान रखना है क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातु कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर तो क्या धातु ऑक्साइड बनता है। क्या होता है धातु प्लस क्या होता है ऑक्साइड बनता है। धातु प्लस क्या होता है ऑक्साइड बनता है। तो जैसे कि मैग्नीशियम में धातु है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया तो क्या हुआ तो रिएक्शन हो गया क्या बना MgO बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ठीक है। इसी के साथ मेरे बच्चों हम लोग चलेंगे आगे।
यहाँ चुके हम लोग किसमें, गंधक एवं, ठीक है, लोहा एवं गंधक के बीच अभिक्रिया। जब लोहा को गंधक के साथ हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब लोहा को किससे मिलाएंगे, गंधक से मिलाएंगे। जब लोहा को क्या मिलाएंगे, गंधक से मिलाने पर, ठीक है, लोहा और गंधक के बीच अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो लोहा चूर्ण और गंधक, ठीक है, के मिश्रण को गर्म करने पर, लोहा चूर्ण को, लोहा के चूर्ण को, लोहा को हम लोग क्या करेंगे, चूर्ण बना देंगे, पाउडर जैसे बना देंगे, और गंधक के दोनों को मिश्रण करेंगे, दोनों को क्या मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, दोनों को मिला देंगे। मिलाने पर क्या होगा, गर्म करने पर आयरन सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, आयरन सल्फाइड यानी FeS, ठीक है। FeS यदि पूछे कि आयरन सल्फाइड का सूत्र क्या है, तो FeS होता है। Fe से आयरन होता है और S से क्या सल्फाइड होता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, फेरस सल्फाइड। इसी का दूसरा नाम क्या है, फेरस सल्फाइड भी कहलाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, फेरस सल्फाइड भी कहलाता है। इसी के साथ प्यारे बच्चों हम चलेंगे अभी एक तक, तो जो ये हो चुका है। अब आ चुका हम लोग इधर जो इसका और की जो है यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे सल्फर, ठीक है, दो होने से क्या सल्फर डाइऑक्साइड, और SO2 होने से सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 होने से क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्योंकि दो को डाई बोलते हैं, तीन को हम लोग क्या ट्राई बोलते हैं, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया का संयोग करने पर, सल्फर डाइऑक्साइड और जो जल होता है इसके बीच अभिक्रिया करने पर क्या होता है, ठीक है, इसके बीच हम लोग अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है जल के साथ संयोग करके जो है क्या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 होता है। इसका H2 क्या होता है, HO4 होता है। यहाँ से आपको जो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट ये जो एग्जाम में पूछे जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रसायन सूत्र क्या होता है, कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका रसायन सूत्र क्या होता है, प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल का रसायन सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4, क्या होता है, H2SO4। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, और क्या होने से, ये होने से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, पानी का सूत्र है। आपको जो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। CaCO3 Ca, ठीक है, CaOH का होल 2 और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, और क्या है, पानी है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम है, CaOH जो है क्या होता है, CaOH होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप बोलेंगे, ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसका नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है या अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो प्यारे बच्चों वियोजन अभिक्रिया क्या है और अपघटन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे जानेंगे, अच्छी तरह से, और अभी जानेंगे अभी क्या अभी। देखो, वियोजन जो है दो शब्दों से बना है, यानी वियोग, ठीक है, वियोग। वियोग मतलब होना क्या, अलग होना। वियोग मतलब क्या था, अलग अलग होना। और संयोग मतलब जुड़ना, वियोग मतलब अलग होना या खंडित होना। वियोग होना मतलब खंडित होना या अलग होना, और संयोग होना मतलब क्या, जुड़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया जो है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, तो वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें किसी बड़े यौगिक, जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, जिसमें किसी यौगिक के बड़ा सा अणु, यौगिक का क्या छोटा सा अणु नहीं, बड़ा सा अणु जो होता है, के टूटने से, बड़ा जो अणु होता है के टूटने से, जिससे मेरा Ca जो है CO3 एक अणु है, यौगिक का क्या है, एक अणु है, CO3 क्या एक यौगिक का अणु है। क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग पदार्थ से बना है, दो क्या यौगिक जो है क्या है, जो यौगिक है शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ का मिश्रण होता है ये, जिससे मेरा ये यौगिक है। बोला क्या, जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, बड़ी अणु के टूटने से, इसका जो एक अणु है इसके टूटने से, ठीक है, दो या सरल, ठीक है, दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक क्या बनाए, सरल यौगिक बनाए, सरल और सीधा और क्या, सरल सीधा और आसान सा क्या है, यौगिक बनाने पर यौगिक बनाते हैं, उससे हम क्या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या तो है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या CaCO3, इसको हम क्या करेंगे, CO3 को क्या करेंगे, खंडित करेंगे, तो क्या होगा, Ca वो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस क्या बनेगा हमारा जो है CO3, क्या CO3 था तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, यानी एगो ऑक्सीजन यहाँ था तो ये ऑक्सीजन क्या यहाँ आएगा, ये जो एगो चला गया तो क्या बचेगा, तीन में से एगो चला गया तो दो ही बचेगा। एक बार रिपीट करते हैं, वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, क्वेश्चन पूछे जाए कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये वियोजन अभिक्रिया क्या है। एक क्वेश्चन में पूछा है कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो पूछिएगा जवाब दीजिएगा। मतलब वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाएगा, ठीक है, दो या दो से अधिक सरल क्या बनाएगा, यौगिक बनाया, जिनके जो गुण सूत्र जो है क्या, जिनके जो गुण, जिसके जो गुण होते हैं मूल यौगिक से, नहीं पहले वाला यौगिक से, जैसे मेरा पहले वाला यौगिक क्या CO3 था, तो हम लोग क्या CaO बना था, प्लस क्या CO2 बना है, तो पहले वाले यौगिक से क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। जो यौगिक बनेगा
जो क्या छोटे छोटे जो यौगिक वाला क्या अणु बनेगा वो क्या होगा, पहले वाला से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा। यानी क्या होगा, पहले वाला से अभिकारक से बिल्कुल क्या होगा, ये बिल्कुल भिन्न होगा। क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे CaCO3 है, इसको Ca कैल्शियम ऑक्साइड में क्या CO2 में क्या परिवर्तन हो चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या सूत्र है, रसायन सूत्र है। CaCO3 है, ये क्या है, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या ये रसायन सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या ये रसायन सूत्र है। देखो आगे हम लोग पढ़ने वाले पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम का क्या होता है, क्लोरेट का Cl होगा, ठीक है, Cl। तो यहाँ क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड बोला तो क्या O3 भी होगा। तो पोटेशियम क्या क्लोराइड जो इसका अवघटन, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये कह रहे क्या पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र है, क्लोराइड का सूत्र है, और ये पोटेशियम क्लोरीन का सूत्र है। ठीक है, जब इसका हम क्या करें, अपघटन करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इसको अपघटन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन बनेगा, और क्या बनेगा हमारा CO यानी क्या O2 जो है हम लोग का मुक्त हो जाएगा। O2 क्या होगा, ये मुक्त होगा। जैसे कि यहाँ विधि बताया गया है कि पोटेशियम क्लोराइड को हमें क्या करने पर, आग के उपस्थिति में गर्म करना, इसको आग डालने पर खंड करना। पोटेशियम क्लोराइड है, ये ऑक्सीजन है, हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है, हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, जो KCl होगा, यानी पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास जो है, यहाँ जो क्या बचेगा, पोटेशियम क्लोराइड बचेगा, और क्या हो जाएगा, O2 हमारा क्या होगा, मुक्त होगा, जो जलाने पर क्या हुआ, जलेगा। देखो अगला है क्या, फेरस सल्फेट जो है, फेरस सल्फेट यानी FeSO4, ठीक है, FeSO4 प्लस क्या है 7H2O का अपघटन। इसका हम क्या करेंगे, पूरे का अपघटन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जिस इसको अपघटन करने पर क्या FeSO4 बचेगा, और क्या प्लस में 7H2O बचेगा, 7H2O बचेगा। तो यहाँ से आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, फेरस सल्फेट यानी पोटेशियम जो है, यहाँ आपको जो पूछ सकता है, ठीक है, सिर्फ इतना पूछ सकता है, फेरस सल्फेट जो है क्या रसायन सूत्र है, और जो है आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक चल रहा है वैद्युत अपघटन, ठीक है, वैद्युत अपघटन में चलेंगे। किसमें चलेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है, कैसी अभिक्रिया है, वैद्युत अपघटन जो अभिक्रिया है ये कैसी अभिक्रिया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, वैद्युत अपघटन के अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ जो है, तो कुछ धातुओं के द्रवित, ठीक है, कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड क्लोराइड से होकर जो विद्युत धारा प्रभावित करने पर जब क्या होता है, क्या होता है, कुछ धातुओं के द्रवित में, कुछ धातु का जो द्रव होता है उसमें हम क्या करने पर, उसमें क्या हम लोग क्या करने पर, यदि हम क्या होता है, ऑक्साइड में क्लोरीन क्या ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर जो है विद्युत धारा प्रभावित करने पर, ठीक है, अपघटित होकर जो क्या होता है, इन अभिक्रिया में क्या होता है, धातु पर कैथोड, ठीक है, और ऑक्सीजन पर क्या होता है, क्लोरीन गैस निकलती है। जैसे यदि हम दिखाएंगे तो हमारे पास जो है, जैसे NaCl है, ठीक है, Na हम लोग क्या Cl है। जैसे इस चित्र को देखिएगा, ठीक है, जैसे हमारा क्या है, ये हम लोग का क्या है, मानचित्र तो यह दिख रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग NaCl का घोल देंगे, क्या देंगे, NaCl का ये क्या घोल है, यानी जल का, और क्या NaCl जो है और पानी का जो है साधारण नमक, और जो पानी है ये साधारण नमक का रसायन सूत्र है, साधारण नमक और पानी का क्या घोल है। जब हम लोग क्या करेंगे, किसी बैटरी से जो है, ये जैसे कि बैटरी से इसे हम लोग क्या करें, स्विच देते हैं, और इससे हम लोग क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। एनोड पर कैथोड पर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एनोड पर जो है क्या होगा, ऑक्सीजन गैस क्या होगा, और कैथोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जैसे पानी पर हम क्या यदि हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसलिए हम लोग क्या पानी को करेंगे, H2O को करेंगे, H2O को करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या होगा, इसको गैस करने का क्या होगा, जो H2O होगा खंडित होकर क्या अपघटन होकर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में, और ऑक्सीजन गैस में क्या परिवर्तन हो जाएगा, अपघटित होकर जो है हाइड्रोजन गैस में, और जो क्या होता है मेरा जो ऑक्सीजन गैस है उसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार जो है यहाँ NaCl में विद्युत धारा प्रभावित करने पर, N जो Cl होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें विद्युत सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर, इसमें क्या विद्युत धारा प्रभावित करने पर क्या है, इसमें सोडियम अलग हो जाएगा, और जो क्लोरीन है उसमें क्या विद्युत क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो सोडियम है अलग हो जाएगा, और जो क्लोरीन है बिल्कुल क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ, यदि कभी भी पदार्थ जो है एक पदार्थ से खंड होकर, मतलब क्या एक पदार्थ है उसको खंड होकर दो पदार्थ बनता है, या दो से अधिक बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपघटन। संयोजन नहीं कर सकते, क्या हो सकता है उसको अपघटन बोलेंगे। ठीक है, तो द्रवित जो है एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो है, इस तरह से क्या बहुत सारे और भी हो सकते हैं, और होंगे आगे चलते हैं किसमें। तो जल का हम तो बता चुके आपको। देखो पहले अभी हम जो बनना है, क्या बनना है, एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, एकल विस्थापन जो अभिक्रिया है इससे आप क्या समझते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको पहले समझ लीजिए कि एकल विस्थापन अभिक्रिया आखिर क्या है। ठीक है,
तो जो मेन जो रसायन सूत्र जो होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो रसायन सूत्र एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो मैं आपको जो साल से बता देता हूँ। और कौन सा क्वेश्चन किस एंगल से किस तरीके से पूछा जाता है वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जो पढ़ने के साथ साथ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये पूछे जाए एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या एकल विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन में पूछे ये एकल विस्थापन अभिक्रिया से किसे एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर इस तरह से पूछा है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो जवाब देना है वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी बोला क्या परमाणु या परमाणु, ठीक है, परमाणु के समूह को क्या बोला है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित किसी जो है परमाणु के समूह को, परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर लिया जाता है, किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर लिया जाता है, किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर लिया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जिसे फिर बच्चों अभी देखेंगे हम लोग का, तो देखिए जब लोहे की काटी को, लोहे की जो कील को या लोहे की काटी को कॉपर सल्फेट के जल विलय में डालते हैं, कॉपर सल्फेट जो होता है उसके जल विलय में हम लोग क्या डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट के जो है सल्फेट SO4 हो गया, जो कॉपर सल्फेट के जल विलय में डालते हैं, तो जल विलय में डालते हैं तो जो है लोहा कॉपर सल्फेट के कॉपर, ठीक है, लोहा कॉपर सल्फेट के से जो है कॉपर तांबा को विस्थापित कर लेता है, तो तांबा को जो है विस्थापित कर लेता है, और जो बाद बाकी क्या विस्थापित कर देता है, ठीक कर देता है। जैसे पहले यहाँ समझेंगे तो Fe में क्या लोहा हो गया और कॉपर सल्फेट SO क्या होगा, कॉपर जो सल्फेट हो गया SO4 CuSO4 हो गया, CO कॉपर हो गया CuSO4 हो गया, और क्या FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बन गया, और कॉपर को क्या कर दिया अपने घर से ही निकाल दिया। जैसा क्या हुआ, ये धातु है, ये भी धातु है, और क्या है H2SO4, धातु के साथ क्या रिएक्शन नहीं होगा, क्या हुआ जो धातु है यानी Fe जो क्या है H2 जो Fe लोहा जो है क्या SO4 से क्या गया, Fe जो है क्या SO4 से क्या गया अभिक्रिया किया, और जो क्या हुआ जो है अपने घर से इसको क्या निकाल कर कहाँ भेज दिया, ठीक है, उसके विस्थापित करके क्या कर दिया, विस्थापित कर लिया और उसको क्या धक्के मार के बाहर भेज दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के जो विलयन होता है क्या नीला रंग गायब हो जाता है, और क्या होता है FeSO4 जो है बनने के कारण जो है विलयन का रंग जो है हल्का क्या होता है, हरा होता है क्या होता है, हल्का क्या होता है, हरा हो जाता है, जैसे कि यहाँ दिया गया। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, लोहे की काटी है, लोहे की काटी जिसमें क्या हल्के जो है क्या लोहे की काटी पर हल्के लाल भूरे जो है रंग के कॉपर जो है पर जमा हुआ है। जब इसे किस में डालता है, किसी जब इसे हम क्या डाले, किसी जब इसे हम कहा डाले ऐसे कॉपर सल्फेट के कॉपर सल्फेट जो इसके जल विलय में डाले, कॉपर सल्फेट जो घल होता है उस घुल में डाले, तो क्या होता है ये जो क्या होता है जो विस्तारित कर रहा है किसी जो कॉपर से क्या होता है ये क्या जो कॉपर सल्फेट होता है ये विस्तारित करेगा किससे, कॉपर सल्फेट जो लोहा से जो कॉपर सल्फेट यानी सल्फेट जो क्या जो लोहा से अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया करेगा, जो लोहा से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा FeSO4 बनाएगा, यानी कॉपर क्या फेरस सल्फेट बनाएगा, और कॉपर को क्या करता है उससे अलग कर देगा यानी जुदा कर देगा। इसी के साथ है हम लोग चलते हैं किस समय अगला में। देखो अगला जो है इस विस्थापन अभिक्रिया के यह विस्थापन अभिक्रिया के होने के कारण जो यह लोहा कॉपर के बच्चे क्या होता है अधिक क्रियाशील होता है, जो है इसको हम लोग नहीं जानेंगे, आगे चलते हम लोग क्या जो है या कुछ जानेगा AgNO3। जिसे और देख लेते हैं यहाँ जिंक एक टुकड़े को जिंक जो है जिंक एक टुकड़े को जो कॉपर सल्फेट में डालने पर जिंक का एक टुकड़ा को हम लोग क्या जिंक का एक टुकड़ा किस में डालते हैं कॉपर सल्फेट में डालते हैं, जिंक का एक टुकड़ा को कॉपर सल्फेट में डालने पर क्या हो गया जिंक के कॉपर सल्फेट यानी क्या हुआ जिंक जो है उसके साथ कॉपर सल्फेट जो हो गया और कॉपर को क्या कर दिया उससे भेज के अलग कर दिया, यानी जिंक जो है सल्फेट से क्या हुआ जिंक सल्फेट से अभिक्रिया कर लिया और कॉपर को क्या हुआ उससे अलग कर दिया, यानी क्या जिंक सल्फेट बन गया और क्या हुआ जिंक क्या बना सल्फेट बन गया और क्या बन गया कॉपर को अलग कर दिया। देखो इस अभिक्रिया के कारण जो है जिंक की सतह पर जो हल्के लाल ठीक है हल्के रंग के कारण जो है कॉपर की परत जम जाता है, और क्या रंगहीन जिंक जो है सफेद यानी क्या सल्फेट यानी Zn क्या जो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बनाने के कारण जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में जो विलयन का जो क्या नीला जो रंग होता है गायब हो जाता है। इस अभिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि जिंक कॉपर से क्या होता है अधिक क्रियाशील है, जिंक जो है कॉपर से क्या अधिक क्या होता है क्रियाशील होती है।
यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यहाँ से, ठीक है। आयोडीन जो है O2 बनते हैं विलेन में जो आयोडीन, ठीक है। यहाँ जो है थोड़ा ऊपर वाला को देख लेते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम जो आयोडाइड के विलेन में क्लोरीन गैस से प्रभावित करने पर क्या पोटेशियम आयोडाइड बनता है। क्या पोटेशियम आयोडाइड बनता है, क्या KCl बनते हैं। KCl पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, उसके साथ साथ KCl के साथ साथ जो क्या बनता है आयोडीन यानी O2 बनते हैं विलेन में, ठीक है। विलेन में आयोडीन उत्पन्न होने के कारण, विलेन में क्या आयोडीन उत्पन्न होने के कारण जो है, होने के कारण विलेन का जो रंग होता है क्या देखनी हो जाता है, जैसे KCl, ठीक है। के क्या हो गया Ki, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडीन है, क्लोरीन से मिला तो क्या पोटेशियम क्लोराइड बना, क्या बना पोटेशियम क्लोराइड बना, और जो आयोडीन हो गया क्या बिल्कुल अलग हो गया। तो इन अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ब्रोमीन एवं जो क्या आयोडीन होते हैं, ब्रोमीन एवं जो आयन होते हैं की अपेक्षा, ब्रोमीन जो आयोडीन की अपेक्षा में, जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन क्या आयोडीन की अपेक्षा में, यानी जो ब्रोमीन होता है आयोडीन की तुलना में अधिक क्या क्रियाशील होती है, क्या होता है अधिक क्रियाशील होती है। और यहाँ से आपको जो एग्जाम में कौन कौन सा बनेगा, ठीक है, कौन कौन सा बनेगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके साथ जो है ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्ट में जो भी हो दो मेन टॉपिक को कि समझना, यदि मैं पूरा टॉपिक को यदि समझाने जाऊं जितना कि मतलब मैं ना कि उभय विस्थापन, जैसे कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है उसको यदि समझ लिया तो उसका उदाहरण कितना, उतना उदाहरण देखने की जरूरत नहीं होती, एक उदाहरण देखने से काफी है, ठीक है। जैसे उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, या उभय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। उभय विस्थापन अभिक्रिया आखिर है क्या, आखिर वो है क्या, उसमें क्या होती है, उससे पहले जानना जरूरी होता है। यदि हम उससे जान ले तो और 10-15 को उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं है, एक उदाहरण लेने से ही हम लोग का क्या काफी और काफी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, देखना कि उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, या उभय विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, यदि कभी भी एग्जाम में पूछे जाए तो लिखना है उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या जो है आदान प्रदान करेगा। यानी कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। सिर्फ इतना लिखना है, उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है। यदि एग्जाम में पूछी जाए कि उभय विस्थापन अभिक्रिया सब क्या समझते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है अपने आयनों का आदान प्रदान करके, जो आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अपने आयनों का आदान प्रदान मतलब एक आयन को, ठीक है, वो देगा उसका लेगा, ये देगा उसका लेगा, अपना आयन वो देगा और दूसरे का आयन वो लेगा, अपने आयनों को क्या आदान प्रदान करके क्या एक नया यौगिक बनाएगा। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे क्या मेरा एक्स वाई जो कोई यौगिक है और ये भी कोई यौगिक है, ये दोनों का अभिकारक हो गया। अब प्रतिबल जो है क्या बनेगा, जो एक्स है वो बी से अभिक्रिया किया और जो मेरा वाई है किससे अभिक्रिया, ए से अभिक्रिया, ठीक है। अपना आयन जो है ले दे के देगा और लेगा, लेन देन करके जो क्या एक यौगिक का निर्माण करेगा, ऐसी अभिक्रिया हम क्या बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम देखेंगे एक उदाहरण को देख लेते हैं यहाँ, जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ, एक उदाहरण जो हम लोग किसको देख लेते हैं यहाँ देखते हैं। जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड है और Na2SO4, Na2 क्या है SO4, Na2SO4 इसका हम लोग क्या रिएक्शन किया तो BaSO4 बना। यानी Ba जो है ये जो है मेरा क्या Be जो है Ba मेरा क्या हो गया बेरियम, जो ये किससे अभिक्रिया हुआ SO4 से, और जो है या सोडियम धातु जो है क्या Cl से, तो क्या NaCl बन गया और क्या बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया, जब फेरस सल्फाइड यानी FeS की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है तो इसके प्रकार क्या भी वही होता है। तो चलिए हम लोग जान चुके हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। जब वह क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है या उभय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं एक बार। उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो क्या होता है वह अभिक्रिया है जो अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। आयन जो है उसका आदान प्रदान करके क्या करता है, आयनों का आदान प्रदान करके ये क्या करते हैं यौगिक का निर्माण करते हैं। आयनों का आदान प्रदान करके एक यौगिक जो है इसका निर्माण करते हैं। चलिए अभी चलते हम लोग किसमें और आगे की टॉपिक में। तो पेज नंबर जो कितना हो चुका है ये खत्म हो चुका है। पेज नंबर चले हम लोग कितना में 11 में। पेज नंबर 11 है क्या है और क्या कह रहा है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। अपक्षेपण अभिक्रिया पेज नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं कि अपक्षेपण अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले विस्तृत रूप से क्या समझिए कि अपक्षेपण अभिक्रिया है क्या।
ठीक है, इसमें क्या बनती है, क्या नहीं बनते हैं, क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसके बारे में समझिए, उसके बाद ही डेफिनेशन में चलते हैं। देखो अपक्षेपण जो है, अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछने का ढांचा ये है, इस तरह से पूछे जाएंगे कि अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है, या अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो जवाब देना है कुछ ऐसी अभिक्रियाएं, यानी देखो यहाँ बोला है क्या, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें कोई कोई प्रतिफल जो है ठोस के रूप में विलयन से पृथक होता है। क्या ठोस के क्या, जिनमें कोई जो है प्रतिफल ठोस के रूप से, ठोस के जो रूप होता है रूप में क्या विलयन में पृथक हो जाता है। ठोस के रूप में था लेकिन क्या हुआ, ठोस के रूप में होने के साथ साथ हो, ठोस के रूप में था, विलयन होकर क्या पृथक हो गए, या बदल के जो है विलयन में क्या पृथक हो जाएगा, किसमें हुआ, विलयन में। ऐसी ठीक है अभिक्रिया जो है अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जो हम लोग क्या अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। बोला क्या, ऐसी अभिक्रियाएं लिखेंगे क्या, ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ रासायनिक ऐसे कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई जो है प्रतिफल, जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, जो प्रतिफल जो है ठोस के रूप में, प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ठोस के रूप में विलयन से क्या पृथक हो जाते हैं, विलयन से ठोस के रूप में पृथक हो जाते हैं। ऐसी बोला, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अपक्षेपण अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, अपक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखो हम लोग जानते हैं कैसे। उदाहरण के रूप में जैसे मेरा NaCl है, AgNO3, इसको रिएक्शन करने पर क्या होगा, Ag क्या Cl हो गया, अपक्षेप बन रहा तो क्या होगा, ये जो चिन्ह किसका है, अपक्षेप का चिन्ह है, यानी अपक्षेप बनने वाला AgNO3, ये किसमें था, ठोस में था, ठोस में परिवर्तन होकर ठोस था, इसमें परिवर्तन होकर किसमें आया, विलयन में आया, क्या गया, विलयन में आया, और Na क्या NaNO3 हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड जो है इसका विलयन क्या विलयन में था, सॉरी विलयन में था, सोडियम क्लोराइड जो है विलयन में था, और विलयन से किसमें आ गया, AgNO3 यानी अपक्षेप में बन गया। अपक्षेप का बनने का संकेत क्या होता है, कि सिर्फ चिन्ह जो होगा क्या होगा, तीर का जो निशान होगा नीचे की ओर होगा, ऊपर के होने से क्या होता है, गैस का हो गया, और ये सब होने से क्या उत्क्रमणीय हो गया, क्या हो गया, ये उत्क्रमणीय हो गया। जा चुके हैं, अब चलेंगे उदासीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, या उदासीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदासीनीकरण जो है अभिक्रिया किसे कहते हैं, या उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों चलते हम लोग 7वां पॉइंट में, उसके साथ साथ जो आपको बता दें कि वीडियो तो अच्छी लगी, प्यारा सा कमेंट करके जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों तो शेयर कीजिएगा। आपको जो यहाँ पूरे साल है 2024 2025 है, 2025 का जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का जो प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको जो है बेहतरीन ढंग से समझाए जाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। सिलेबस से भी और आउट ऑफ सिलेबस से जो मतलब किताब से बाहर पूछे जाते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ ये भी पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में ऐसा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, चैप्टर में, कि इस चैप्टर से तो है, इस किताब से तो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं लेकिन चैप्टर में शामिल नहीं है। इसलिए जो है आप निश्चित रहिए, आप यदि मतलब तैयारी कर रहे हैं और आपका साथी जो तैयारी कर रहा है तो आपको साथी को जो है वीडियो शेयर करके जो है उसको भी जुड़ने के लिए कहिए, क्योंकि आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है। आपका जो रिजल्ट है बेहतरीन से बेहतरीन होने वाली है, रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट होने वाली है, बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है। आपको जो है एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक जो चीज को अच्छे से समझाया जाता है, और कुछ मतलब जो है प्रैक्टिकल के सवाल भी हम लोग आ चुके हैं, बहुत जल्द जो आपको आप लोग का जो है प्रैक्टिकल भी शुरू होने वाली है। आपको जो है इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल दिखाया भी जाएगा। तो चलिए, तो इसलिए आप यदि 2025 में, ठीक है, एग्जाम देने वाले और तैयारी अभी से शुरू कर दिए है तो जो है निश्चित तैयारी कीजिए। आपको जो यहाँ एक एक सब्जेक्ट को, प्रत्येक सब्जेक्ट को तैयारी किया जाएगा, तैयारी कराया जाएगा, और जो है उसके साथ साथ जो हिंदी है और जो है संस्कृत और जो SST है, ठीक है, संस्कृत और SST के लिए जो है और एक टीचर का जो है उपलब्ध कराया जाएगा, और एक टीचर को हम जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि जो है अभी साइंस हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, ये तीनों जो सब्जेक्ट है मैं खुद कराऊंगा आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से। मैं हमेशा जो इस प्रयास में लग रहा हूँ कि आपको जो बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दे पाऊँ। अपने आप को मैं चेंजेस कर रहा हूँ, अपने आप को मैं चेंज करके आपको इतना हमेशा इस तौर पे लगे हुए, इस मतलब कंडीशन में लगे हुए कि आपको जो बेहतरीन से बेहतरीन जैसे कि मैं आपको शिक्षा दे पाऊँ, आपको जो है इस लायक बना दूँ कि आपके अंदर कोई भी कमियां ना हो, आपके अंदर जो है थोड़ी भी मतलब बेसिक चीजें कमी ना हो, आप जो है एग्जाम में टॉप से टॉप पूरा रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो। और प्यारे बच्चों, आप यदि शुरू से अंत तक यदि मेरे क्लास को करते हैं, 2025 का सेशन पूरा सेशन यदि इधर उधर ना भड़क के मेरे यहाँ ही सिर्फ क्लास करते हैं, आपका रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट है, आप ठीक है पढ़ने में इंजॉय मतलब पढ़ना यदि चाहते हैं और आप यदि पढ़ने में इच्छुक है, आप यदि चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो, मैं जितनी मतलब जो है
आप पूरा एनर्जी के साथ क्लास करेंगे और मतलब सभी क्लासेस करेंगे, जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी बताता हूँ एग्जाम में पूछे जाएंगे उस क्लास को नोट्स करेंगे, उसको नोट्स करके उसे याद करते हैं, उससे मतलब समझते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है इससे बेहतर होगा। ठीक है, आपको जो है ये बोलना नहीं पड़ेगा, आपको जो इससे बेहतर आ गया ही जो है क्या जो 450 जो है इसका रिजल्ट तो आपको इससे जो पार होना ही होना है, क्योंकि आपको जो है सभी के सभी टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है समझाया जाता है, बताया जाता है कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन को भी मैं मतलब इसके साथ साथ आपको बता देता हूँ। तो चलिए, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, और हाँ फिर और एक जो आपको बता दें, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए। आप यदि चाहते हैं कि सर आप जो मतलब एक्स्ट्रा बताते हैं ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव से आप जो एक्स्ट्रा बताते हैं, ठीक है, आप जो है मुझे क्या वीडियो में बार बार जो पोस्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पोस्ट करना मतलब रुकना पड़ता है, लिखना पड़ता है, रुकना पड़ता है, लिखना पड़ता है। आप यदि चाहते हैं कि आपको जो है सही समय पर जो क्या मिले पीडीएफ मिल पाए, सही समय पर जो क्या उचित समय पर आपको जो क्या प्रत्येक दिन के क्लास के हिसाब से आपको जो पीडीएफ मिल जाए, आप यदि चाहते हैं कि मुझे भी जो है पीडीएफ मिले प्रतिदिन बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आप यदि निःशुल्क जो है आप पीडीएफ प्रत्येक सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं, जिस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ाया होगा उसके लिए पीडीएफ करना चाहते हैं, तो आप जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो है 62005900 होते हैं, और जो 590457 जो है ये जो मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। खुद में हमेशा जो है 2400 घंटे जो मेरे पास ही मोबाइल रहता है। आप यदि चाहते हैं कि आपके पास पीडीएफ जो है सही समय पर जिस दिन जो पढ़ाया होता है उस सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ पहुंचे, आप तक पहुंचे, तो आप जो है इस नंबर पर जो है हाई या हेलो करके मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है, यानी व्हाट्सअप ग्रुप में जो 2025 का व्हाट्सअप ग्रुप है, इस ग्रुप में जुड़ जाइए। आप इस ग्रुप में जैसे ही जुड़ जाते हैं तो सभी सब्जेक्ट का जिस दिन जो क्लास होते हैं उसका पीडीएफ आपको जो है मिलते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग आगे समझते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा। कोई अम्ल, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। वो अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है उसे हम क्या है उदासीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिससे मेरा क्या HCl अम्ल हो गया और क्या NaOH यानी क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मेरा क्या हो गया ये भस्म हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया भस्म हो गया, ये सोडियम क्लोराइड क्या हो गया मेरा यानी क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो गया, क्या हो गया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल हो गया मेरा क्या अम्ल है। जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, ये जो अम्ल क्या हुआ, ये जो अम्ल क्या भस्म हुआ इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा लवण बनाएगा, क्या बनाएगा लवण बनाएगा, उसके साथ जल बनाएगा, मात्र और लवण और जल बनाएगा, क्या बनाएगा लवण और जल बनाएगा। या बोला किसी भी जब वो अभिक्रिया जिसमें कोई भी अम्ल सिर्फ मेरा HCl अम्ल नहीं, कोई भी अम्ल लो, कोई भी जो अम्ल होगा किसके साथ भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, कोई भी जो अम्ल होगा किसके साथ भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, भस्म के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाएगा लवण बनाएगा और जल बनाएगा, हमेशा लवण और जल ही बनाएगा, लवण और जल ही बनाएगा। तो यदि बोलेंगे आप यदि बोलेंगे कि अम्ल क्या है, तो ये पूछेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या है, अम्ल जो है क्या है वो जल विलयन है। ठीक है, क्या बोला अम्ल, अम्ल वो पदार्थ है जिसका जल विलयन क्या स्वाद में खट्टा होता है। ये बोलेंगे अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या है, तो प्यारे बच्चों अम्ल वह जल विलयन है, एक जल का विलयन है, जल का एक घोल है जो स्वाद में क्या होता है खट्टा होता है, जिसको हम टेस्ट करेंगे, जिसको हम चखेंगे तो क्या होगा स्वाद में क्या होगा खट्टा लगेगा। ठीक है, जो स्वाद में क्या होता है खट्टा होता है। ये धातु से कभी भी अभिक्रिया करे, जो अम्ल होते हैं ये कभी भी धातु से अभिक्रिया करे, कभी भी धातु से अभिक्रिया करे तो क्या होगा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, कभी भी धातु से अभिक्रिया करने पर क्या होगा हाइड्रोजन गैस जो है उसको क्या होगा मुक्त करता है अम्ल। अब बोलेंगे भस्म क्या है, तो भस्म के बारे में आपको बता दें कि भस्म आखिर क्या होता है, भस्म के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो भस्म क्या है, तो देखिए भस्म क्या है, तो भस्म जो हुआ जल विलयन है, भस्म वह जल विलयन है जिसका स्वाद क्या कड़वा होता है, भस्म वह जल विलयन है जिसका स्वाद क्या कड़वा होता है, क्या होता है जिसका क्या स्वाद क्या होता है कड़वा होता है। और ये कुछ अम्ल दूसरे अम्लों की अपेक्षा जो है तेजी से में धातु में घुलकर क्या होता है, धातु में घुलकर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यह भी जो है हाइड्रोजन गैस को ही मुक्त करेगा, लेकिन कुछ जो है तेजी से करेगा ये। चलिए यहाँ जो है सल्फ्यूरिक, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्लों को किससे अभिक्रिया करेगा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका अभिक्रिया क्या यानी पोटेशियम क्या पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इससे अभिक्रिया कराया तो क्या बनाया K2SO4 यानी क्या पोटेशियम सल्फेट बनाया और क्या बनाएगा जल बनाया। ये भी जो पोटेशियम सल्फेट जो भी क्या एक प्रकार का लवण है, क्या बनाया है एक प्रकार क्या है लवण ही है। आगे बढ़ेंगे तेरे बच्चों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है,
ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अभी हम लोग पढ़ने वाला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसी का या क्या है, ठीक है, उसके लिए जानेंगे। तो बोला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, बोला वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। बोला ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जो केवल और केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही घटित होगा। प्रकाश ना हो तो यह क्या होगा, जो घटित नहीं होगा। प्रकाश की उपस्थिति में केवल और केवल क्या घटित होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे प्यारे बच्चों हमें क्या प्रकाश, जैसे कि हम लोग का याद रखेंगे प्रकाश जो संश्लेषण होता है प्यारे बच्चों, ये सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश के उपस्थिति में ये कभी नहीं होती है। देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो जैसे कि CO2 जो है क्या CO2 प्लस हो गया, क्या होगा, एक गैस है, और क्या H2SO क्या होगा, तो यानी पानी है, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, इसको हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और जो है और भी जो मिनरल्स होते हैं, जब इसका विक्रिया होता है क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जब प्रकाश की उपस्थिति में ही हो सकती है, प्रकाश की उपस्थिति ना हो तो ये जो है अभिक्रिया पूरी होगा ही नहीं, ये जो पूरी होगा ही, ये जो अभिक्रिया होगा हमेशा जो है पेड़ पौधे में ही पाई जाती है, ये पेड़ पौधे में ही होती है। तो चलिए आगे थोड़ा जान लेते हैं ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज पेरचो ध्यान देना है, ग्लूकोज का रसायन सूत्र क्या होता है, C6H12O6। एग्जाम में कितनों बार न जाने ये पूछ चुका है, ठीक है, कितनों बार न जाने है, ये जो है ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ये आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और न जाने कितने बार पूछे भी जाएंगे। आपको सिर्फ ये मैट्रिक, आपको मैट्रिक बोर्ड में नहीं बल्कि जो है कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, कोई भी जो है क्या कोई भी एग्जाम हो, आपको जो सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है क्या बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछी जा चुके हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो रसायन सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक होती है। तो फिर बच्चों ग्लूकोज जो होता है इसका उपयोग जो है सबसे सरल घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज है सबसे सरल और घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है। यह पानी में ये जो सबसे सरल और जो यह घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, घुलनशील क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जो क्या है सजीवों की कोशिकाओं में क्या कोशिका लगे, जो सजीव जो है वो जो है वो घुल के जो है क्या कोशिकाओं के लिए क्या ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करता है, ये जो है सजीवों की कोशिकाओं में क्या घुला कर जो है एक ऊर्जा का जो है ऊर्जा होती है, ऊर्जा का क्या निर्माण करते हैं, ऊर्जा को प्रदान करते हैं, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करता है। तो ग्लूकोज ही है, क्या है, एक मात्रा ग्लूकोज का ही क्या है हाथ है। ग्लूकोज की सहायता से क्या होता है, ये घुल के जो है क्या होता है ऊर्जा हमें प्रदान करती है। चलो आगे चलते हैं। जैसे सिल्वर क्या, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड हो गया मेरा, क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया। प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुआ, ये जो है सिल्वर और क्लोराइड अलग हुआ, सिल्वर और क्लोराइड जो क्या अलग अलग होगा, अन्यथा क्या ये नहीं हो सकता है। तो आप जान चुके हैं। अभी चलेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग चलेंगे ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। किस पे चलेंगे, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया जो है, ऑक्सीकरण अपकरण, ठीक है, अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण एवं जो अपकरण अभिक्रिया है एक विशेष प्रकार की जो रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया जो है एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अपकरण क्या क्या पढ़ना पड़ता है इस पर। तो सबसे पहले देखेंगे भोजन का पाचन, देखेंगे भोजन का पाचन। तो हमारे, ठीक है, हमारे भोजन चावल जैसे आलू ब्रेड आदि जो बहुत सारा होते हैं, ये मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या था मुख्यतः ज्यादा से ज्यादा क्या था कार्बोहाइड्रेट रहता है, इनमें क्या था कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, पाचन क्रिया के क्रम में, पाचन क्रिया के क्रम में यह स्टार्च जो है क्या, स्टार्च, ठीक है, अपघटित होकर जो है ग्लूकोज बनाता है। और पाचन के बाद ये क्या था जो है अपघटित हो गए जो है, यानी पाचन के बाद अपघटित होकर जो है ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं, ठीक है, में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर जो है क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और ऊर्जा में क्या परिणत कर देता है या परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ रिएक्शन जो है, रिएक्शन को समझ लेते हैं। रिएक्शन क्या है, जैसे कि हमारे पास जो है यह ग्लूकोज है, क्या ये ग्लूकोज है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या अपघटित हुआ, क्या बना, CO2 बना, और क्या बना उसका H2O बना, CO2 बना, H2O बना, और क्या ऊर्जा बना। ये ऊर्जा हमारे क्या होता है, हमें जो है बोलने में कोई कार्य करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान चलने में, या आँख के नेत्र जो है जो पलकें खोलने में भी देखा जाए तो साधारण से साधारण छोटे से छोटे कामों में क्या था, ये जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी हमारे कामों में आती है। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक में। दूसरा टॉपिक में क्या है, उतना कुछ उपायों द्वारा जो भोजन को दूषित करना से, मतलब देखो यहाँ यह पूछ सकता है, या जो एग्जाम में आपको जो है यह क्वेश्चन पूछेंगे कि भोजन को यानी खाद्य पदार्थ को दूषित होने से कैसे रोका जा सकता है। खाद्य पदार्थ को यानी हमारे भोजन को, यानी हमारे खाद्य पदार्थ को दूषित होने से कैसे रोका जा सकता है। तो वसा युक्त भोजन में जो केवल, ठीक है, एक विशेष प्रकार की जो है क्या होता है पदार्थ, अम्ल यानी क्या है
जो क्या एसिटिक जो क्या अम्ल जिसको हम लोग क्या यानी क्या लेसिथिन, जिसे हम लोग क्या एंटीऑक्सी जो क्या एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, डेंट कहते हैं, मिला देने पर क्या भोजन का पाचन क्या होता है, रुक जाता है। यानी हमारे भोजन में क्या होता है, वसा युक्त होती है, हमारे भोजन में क्या वसा ज्यादा मात्रा में होती है, उस भोजन में हम क्या है सेट्रिक अम्ल जो साइट्रिक अम्ल होते हैं ये मिला देंगे तो क्या हमारा भोजन क्या होगा, दूषित होने से क्या होगा, बच जाएगा। यानी हमारा भोजन क्या होता है बर्बाद होने से या दूषित होने से क्या बच जाएगा। दूसरा क्या, घरों में भोजन को, ठीक है, घरों में भोजन को जो रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग क्या फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखकर भी इसका मतलब क्या होता है उसका हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं। यानी मतलब खाद्य पदार्थ को हम लोग भोजन क्या यानी खाद्य पदार्थ को पचने से बचा सकते हैं। तीसरा, भोजन को वसा युक्त जो वायुरुद्ध जो क्या हो रहा है, भोजन को जो है वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी हम लोग क्या ऑक्सीकृत, ठीक है, ऑक्सीकृत को कम किया जा सकता है। यदि हम क्या करेंगे ऐसे मतलब ऐसे जगह पर रखेंगे जहाँ क्या वायु प्रवेश ना कर पाए, ऐसा रखकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन को दूषित होने से क्या से बचा सकते हैं। आगे जो प्यारे बच्चों आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन के बारे में। दहन क्या है, तो अगला टॉपिक जो है अगला क्या है, संक्षारण, ठीक है, संक्षारण से क्या समझते हैं, संरक्षण संक्षारण जो है क्या होती है, तो संरक्षण एक प्राकृतिक में होने वाली जो है, एक प्राकृतिक में होने वाली क्या ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया है। तो पूछा जाए कि संक्षारण क्या है, एग्जाम में पूछा कि संक्षारण क्या है, तो लिखने बच्चों प्यारे जो संक्षारण प्राकृतिक में होने वाले जो संक्षारण है प्राकृतिक में होने वाले ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया है जिनका विस्तृत वितरण जो है धातु अधातु के अंतर्गत आगे दिया जाता है। जो है धातु अधातु के जो अंतर्गत होता है हमें क्या देते हैं, उसको देते हैं। अगला जो है दहन क्या है, दहन की क्रिया, दहन क्या है, दहन की क्रिया, तो हमारे दैनिक जीवन में दहन की कई जो है क्रिया दिखाई देती है। हमारे दैनिक लाइफ में जो है रोजमर्रा के कार्य में, डेली लाइफ में हमारे देखेंगे तो दैनिक का जो कार्य होते हैं हमारे दैनिक क्रिया में देखेंगे तो क्या होता है, दहन की कई क्रिया दिखाई देगा। दहन जो होता है उसका कई कार्य दिखाई देगा, जैसे ज्वलन के रूप में लकड़ी, कोयला, केरोसिन, द्रव पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो सबके सब है, ठीक है। और यहाँ जो आपको यहाँ से जो पूछे जाएंगे एलपीजी होते हैं, एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ सकता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या लगाना है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में लगाना है, क्या लगाना है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में लगाना है, ठीक है। आगे जो है हम लोग देखेंगे दहन जो होते हैं, दहन और ज्वाला क्या है, दहन क्या है और ज्वाला क्या है, तो दहन के बारे में जानेंगे। दहन किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में जलने पर, कोई पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश यदि क्या हो उत्पन्न हो, कोई पदार्थ यदि जलता है किसकी उपस्थिति में, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जलने पर यदि क्या है प्रकाश और उष्मा क्या प्रदान करता है या उत्पन्न करता है, इसको हम क्या होता है दहन कहते हैं। जलने की क्रिया, इसी जलने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, दहन कहेंगे, ठीक है। कोई पदार्थ जलता है किस क्रिया में, किसकी उपस्थिति में, यदि प्रकाश यदि सॉरी वायु की उपस्थिति में जलता है, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो क्या होता है जलने पर यदि उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो क्या हुआ, इस क्रिया को या इस ज्वलन ताप को हम क्या बोलेंगे, दहन कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ सी, ठीक है, C+O2, सी कार्बन जलता है किसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या CO2 बना, प्रकाश बना, ठीक है, और क्या बना उष्मा बना, ठीक है, क्या बना प्रकाश बना और क्या बना ये उष्मा बना। आगे चलते हैं, ठीक है, हम लोग अगला टॉपिक में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, आपको जो है यहाँ आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहाँ से दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहन के लिए जो है क्या क्या शर्तें हो सकती है, दहन के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है। तो देखो दहन के लिए आवश्यक शर्तें मतलब दहन के लिए आवश्यक शर्तें मतलब समझते हैं कि दहन होने के लिए किन किन का होना या किस किस शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। दहन होने के लिए या जलने के लिए किन किन शर्तों का होना क्या अनिवार्य है या आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों बोला दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति का होना अनिवार्य है, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना अनिवार्य है और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति मतलब जो पदार्थ दहन करने की क्षमता रखता हो, ठीक है, जो पदार्थ दहन करने की क्षमता रखता हो उसका उपस्थिति होना चाहिए, वो होना चाहिए। पोषक दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहन का पोषक जो है बोला दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। ज्वलन ताप कोई पदार्थ जो है सभी के सभी पदार्थ एक जैसे ताप पर नहीं होते हैं, तो जिस पदार्थ यानी जो पदार्थ जिस ताप पर जलने लगेगा उस ताप पर उसे पहुंचाना अनिवार्य होगा, वही उस पदार्थ की प्राप्ति। देखो क्या बोला यहाँ दहनशील, हम अपने दैनिक जीवन में क्या बोला है अनुभवों के आधार पर जो है जानते हैं कि यदि ये बालू ईंट जो शीशा होते हैं पत्थर जो क्या होता है मिट्टी पत्थर जो होता है वो जलाने का प्रयास किया जाए तो क्या वो जलते नहीं है, ये क्या होता है ये क्या अज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो इतना सिर्फ क्या है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति मतलब जो पदार्थ जलेगा वो होना अनिवार्य है, इतना में सिर्फ ध्यान रखिएगा, आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो
दहन के पोषक पदार्थ यानी हवा, ऑक्सीजन आदि की मतलब उपस्थित होना जरूरी है। दहन जो जलेगा किस पदार्थ में? ऑक्सीजन के बिना कोई भी पदार्थ जलना संभव नहीं है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोई भी पदार्थ जलेगा नहीं। यानी जब दहन होगा तो ऑक्सीजन का होना यानी हवा का होना क्या है? अनिवार्य है। ऑक्सीजन का होना यानी जो हवा होता है उसका अनिवार्य, बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, यदि हम क्या करेंगे, कोई पदार्थ को जलाएंगे मतलब ज्वलन ताकि तो प्राप्त होगा और ज्वलनशील भी होगा, लेकिन वायु उसमें हम क्या कर दे, मुक्त कर दे। यदि वायु को उसमें न रखा जाए तो वो पदार्थ क्या हुआ, जलते हुए भी क्या कुछ देर बाद जो है बुझ जाएगा। तो ये तीनों चीज बहुत अनिवार्य था। और जो है आगे प्यारे बच्चों हमें देखना है यहाँ से और क्या है, और यहाँ से कुछ ऐसा पदार्थ यानी कोई ऐसा पढ़ने वाला नहीं है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही नहीं पूछे जाएंगे। तो आगे प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में। जो मोमबत्ती है उसकी ज्वाला के बारे में यहाँ से आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में जानने से पहले आपको जान लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको एक फोटो से जो हम लोग देख लेते हैं, चित्र से देख लेते हैं। चित्र को देख लेने से आपका जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ चुके हैं यहाँ, जरा जम हो गया है। देखो ये पूर्ण दहन का जो है भाग है, भाग मतलब सबसे बाहरी भाग। पूर्ण दहन का जो ज्वाला है, ये जो है ज्वाला का सबसे क्या, ये जो बाहर बाहरी भाग है, और ये जो भाग क्या है नीला होता है। यदि पूछा जाए कि पूर्ण दहन का ज्वाला पूर्ण दहन का जो है ज्वाला बाहर क्षेत्र कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, तो प्यारे बच्चों क्या होता है, नीला होता है। सबसे गर्म जो होता है, सबसे गर्म जो कौन सा परत होता है, सबसे गर्म जो होता है, तो हमारे जो ये नीला भाग नहीं है, जो नीला भाग होता है ये सबसे क्या होता है, गर्म। सबसे गर्म क्या भाग होता है, यही होता है। यदि हम देखेंगे आगे का तो मध्य भाग देखने पर जरा ये गर्म नहीं होते हैं। सबसे जो क्या होता है पीले जो नीले वाला भाग नहीं होते, ये क्या बाहरी आवरण जो है नीला भाग होता है, सबसे क्या होता है ये जरा गर्म होता है। इसीलिए आग को हम लोग बाहर की ओर से तापते हैं तो क्या होता है, हमें गर्म महसूस होती है। दूसरा हो गया क्या हो गया, कम भाग यानी कम गर्म वाला भाग कौन हो गया, जो कम गर्म होता है उसका भाग कौन सा हो गया, तो हमारा जो मध्य भाग होगा ये कम गर्म होगा। इसमें हीट की पैदा जो जैसे इसे दिखता है, ये भाग क्या होता है, मध्य भाग जो पीला रंग का दिखता है, इसमें क्या गर्म कम होती है। जो पीला भाग दिखता है इसमें गर्म की महसूस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और सबसे कम गर्म जो है, सबसे कम गर्म हो गया जो पीला भाग जो ये जो लोता जलता है, लो के बाद ऊपर जो होता है, सबसे क्या होता है ये पीला भाग जो होता है, जो हिस्सा होता है ये, और सबसे क्या होता है गर्म होती है। यानी जितना पीला रंग का ज्यादा गहरा होगा उसमें क्या होगा, गर्म की मतलब उसमें जो क्या गर्म महसूस कम होगा, और जितना नीला में जाते जाओगे तो क्या होगा, गर्म होते जाएगा। और ये क्या है, मोमबत्ती है, और क्या ये मोमबत्ती है, और मोमबत्ती का क्या ये बिना जलने से मोमबत्ती का क्या हो सबसे क्या आंतरिक भाग है, जब जला नहीं है सबसे क्या आंतरिक भाग है, और आंशिक दहन ज्वाला जो है क्या मध्य भाग है, क्या मेरा इस प्रकार है। तो जो है ज्वाला का जो मोमबत्ती का ज्वाला के अंदर हम लोग समझ चुके हैं। अभी चल रहा फिर से मोमबत्ती की ज्वाला में। मोमबत्ती ज्वाला के कितने भाग होते हैं, आंतरिक भाग 3 भाग होते हैं। एक केंद्रीय मंडल, एक प्रकाशीय मंडल, क्या हो गया क्या प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल। ये प्रकाशहीन मंडल है, ये प्रकाश मंडल है, ये केंद्रीय मंडल है। ये जो है ये प्रकाश उत्पन्न करता है, ये मेरा प्रकाशहीन है, इसमें प्रकाश नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या होता है सिर्फ हीट होती है, गर्म होती है, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि मोमबत्ती की जो है ज्वाला की बनावट जो है, मोमबत्ती की ज्वाला की जो बनावट है इसके 3 भाग होते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट के 3 भाग होते हैं। एक केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल क्या है जो एक बार चित्र में दिखा चुके हैं, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ ये नीला भाग होता है। ये जो केंद्रीय मंडल क्या होता है, नीला होता है। इससे ठीक है मतलब क्या, इसमें बिना जले हुए मोम को ठीक है वाष्प देता है, ये बिना जले हुए मोम को वाष्प देता है और बत्ती को घेरे, ठीक है बत्ती को क्या है घेरे रखता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या वाष्पन ऑक्सीजन के जो है क्या संपर्क में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और जो है प्रकाशहीन जो है क्या, आगे जो है क्या प्रकाशीय मंडल और जो प्रकाशहीन मंडल जान चुके हैं। आगे जानेंगे हम लोग एलपीजी के, ठीक है द्रवभूत जो पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम गैस के बारे में। देखिए ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, और क्या है ये हम लोग का एथेन है। देखो ब्यूटेन जो होता है ये क्या ब्यूटेन में क्या कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या मतलब दोगुना से एक अधिक होता है। यदि सूत्र रहेंगे तो क्या CnH2n प्लस क्या होते हैं 2 होती है। ठीक है, दोगुना से क्या होगा 2 अधिक होगा, और जो इसका मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव जो है क्या ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन प्रोपेन और जो मेथन तीव्रता से जलकर जो है क्या पर्याप्त मात्रा में क्या है हमें क्या ऊष्मा प्रदान करता है। बोला क्या ब्यूटेन प्रोपेन और जो एथेन होता है ये तीव्रता से
ये क्या ये जो होता है अधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है, जिसके कारण से ये अधिक तीव्रता से जलकर जो हमें क्या देगा, उसमें प्रदान करेगा। जो ब्यूटेन होता है, जो देखेंगे ब्यूटेन क्या रंगहीन एवं जो है अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है। जो ब्यूटेन रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, और ये अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये चैप्टर यह जो चैप्टर है यह जो है समाप्ति। ठीक है, आशा करते हैं यह जो आपको वीडियो है बहुत आपके लिए बहुत क्या मददगार होंगे। क्या हुआ है, आपको बहुत अच्छे लगे हो, अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो इसी तरह का और भी मतलब चैप्टर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है इस चैनल से जुड़ जाइए, इस क्लासेस से जुड़ जाइए। आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का सभी के सभी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, सभी के सभी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। और प्यारे बच्चों, मैं जितना पढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैं जितना पढ़ा देता हूँ उसके बाद यदि आप क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव में जाते हैं, तो इस चैप्टर से आपको जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट आपसे मिस होने वाले नहीं है। हालांकि जो कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो आपसे मिस हो सकता है, फिर भी जो मैं जो आप क्या करूंगा, अगला जो वीडियो होगा, फिर बच्चों अगला जो क्लास होगा इससे इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट जो डे जो होगा, क्या अगला डे जो क्लास होगा, ठीक है, पार्ट 3 का वीडियो होगा। क्या होगा, पार्ट जो 3 है, पार्ट 3 का वीडियो होगा। पार्ट 3 का किसका होगा, नेक्स्ट डे जो है जो पार्ट 3 का वीडियो होगा। और पहले बच्चों पार्ट 3 में जो सिर्फ आपको जो है VBI, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। बट प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो एग्जाम की दृष्टि से है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को आपको सिर्फ पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। या अन्यथा जो है ऐसे क्वेश्चन जो कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे और पूछने की संभावना थोड़ा भी नहीं है, ये क्वेश्चन जो आपको पार्ट 3 वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट होता है, जितने सब्जेक्ट में जितना चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर समाप्त करने के बाद जो है क्वेश्चन जो पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे सिर्फ उसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो एग्जाम के थोड़ा भी मतलब एग्जाम की दृष्टि से है कि वो पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। अन्यथा जो कभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको जो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी के लिए इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को इस क्लास को करते हैं समाप्त। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ, यानी पार्ट 3 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन बहुत शुभ।